Hey guys, welcome back. Let's explain part 10 of Beauty of Resilience. म्यूनान चैनयान और वेइजी की बढ़ती हुई नज़दीकियों की वजह से परेशान होता है। वेइजी रात को कैंप में घूमने के लिए निकलती है। म्यूनान जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि वेइजी शायद उसे मनाने के लिए उसके रूम की तरफ आ रही है, लेकिन वेइजी चैनयान के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो चैनयान को अपने घाव पर लगाने के लिए एक दवा देती है और चैनयान से अपना घाव दिखाने के लिए कहती है। चैनयान परेशान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ पर ऐसा कोई घाव था ही नहीं। अगर उसे दिखाना पड़ता तो उसकी पोल खुल जाती और वो पकड़ा जाता। लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक आता है जो वेइजी को बताता है कि असली हमलावर पकड़ा गया है और इस वक्त उसे जेल में बंद कर दिया गया है। वेइजी जब उस हमलावर से जेल में मिलने के लिए पहुंचती है तो वहाँ उसे जनरल काओ मिलता है। जनरल काओ वेइजी से कहता है कि मैं ऑलरेडी इसका इंटेरोगेशन पूरा कर चुका हूँ, अब तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ नए तरीके से बात करना चाहोगी। लेकिन वेइजी अपने तरीके से कुछ सवाल उस हमलावर से पूछना चाहती थी। जैसे ही वो जेल में जाती है, जनरल काओ गुस्से में आकर उस हमलावर को जान से मार देता है और वेइजी को कोई इंटेरोगेशन नहीं करने देता। वेइजी को जिंग सेना के होने वाले हमले के बारे में खबर मिलती है कि बहुत ही जल्द जिंग सेना उनके कैंप पर अटैक करने वाली है। उधर जनरल काओ को पता चल जाता है कि एक्चुअली में जो कमांडर है वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है और वो मार्शल की बेटी है। वो इस बात से बहुत परेशान होता है। म्यूनान वेइजी को अपने और चैनयान के बीच में होने वाली फाइट के बारे में बताता है कि चैनयान ने तुम्हारा रुमाल अपने पास रखा हुआ है और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए मेरी उससे फाइट हुई थी। लेकिन ये बात सुनकर वेइजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, शायद वो कहीं ना कहीं चैनयान को पसंद करने लगी थी। कैंप में खबर फैल जाती है कि जिंग की सेना ब्लैक विंड कैसल तक पहुंच चुकी है और सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। कमांडर वेइजी अपने सभी ऑफिसर्स के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि किस तरह वो इस सेना का सामना करेगी और उनकी सारी प्लानिंग चेनयान सुन रहा होता है क्योंकि चेनयान उनकी सेना का नहीं, दरअसल जिंग का आदमी है जो इनकी सेना में धोखे से शामिल हो गया है। उधर कैंप के सैनिकों में ये बात फैल जाती है कि हमारा कमांडर एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है और उन लोगों की बातें सुन के म्यूनान उन पर हाथ उठा देता है। म्यूनान की कंप्लेन मार्शल से की जाती है। मार्शल म्यूनान से जवाब देने के लिए कहता है कि उसने किसी पर भी बिना वजह हाथ क्यों उठाया। म्यूनान वेइजी को बचाने के लिए कोई जवाब नहीं देता है बल्कि कहता है कि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, आप अगर चाहें तो मुझे पनिश कर सकते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक बोल पड़ता है कि इसने हम पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि सेना के बीच में ये बात फैल चुकी है कि हमारा कमांडर एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है और सबके सामने वेइजी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं एक लड़की हूँ और इसके तहत उसे जेल में डाल दिया जाता है। म्यूनान इस बात का इल्जाम चेनयान पर रखता है और कहता है कि ये बात तुमने ही सारे खेमे में फैलाई होगी कि कमांडर एक लड़की है, लेकिन चेनयान कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। उधर चेनयान के दोस्तों को पता लग जाता है कि चेनयान ये बात पहले से ही जानता था कि हमारा कमांडर लड़की है और शायद इसीलिए उसने उस दिन कमांडर के साथ किसी को नहाने नहीं दिया था। चेनयान वेइजी से मिलने के लिए जेल में पहुंचता है और वेइजी से कहता है कि तुमने अपने लिए मुसीबत मोल क्यों ली, एक लड़की होकर तुम आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहती थी। वेइजी कहती है क्योंकि मैंने बचपन से अपने पिता को देश की सेवा करते हुए देखा है और मैं उनके साथ उनकी मदद करना चाहती थी। चेनयान जो कि असल में एक गद्दार था, वो जिंग सेना के लिए एक मैसेज पत्थर के नीचे छिपाकर रख देता है। अगले दिन जनरल काओ के साथ मिलकर चेनयान जिंग सेना का वेट करने लगता है क्योंकि जिंग सेना बहुत ही जल्दी उन पर अटैक करने के लिए आने वाली थी। हालांकि चेनयान खुद जिंग सेना का ही एक आदमी है। मार्शल अपनी पूरी सेना के साथ जिंग सेना का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वेइजी अभी भी जेल में ही है। जिंग सेना के आदमी बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में वेइजी के आदमी बहुत कम। फाइट होती है और म्यूनान मार्शल को आकर बताता है कि हमारे आदमी किसी भी तरह से जिंग सेना का सामना नहीं कर सकते हैं। मार्शल के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है। वो अपनी बेटी वेइजी के पास जेल में जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें ही कमांड संभालनी होगी। वेइजी भी युद्ध में शामिल हो जाती है। बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। इस वक्त चेनयान को भी अच्छा नहीं लगता जब वेइजी के सैनिक मारे जाते हैं। वेइजी और उसके आदमी किसी तरह जिंग सेना का सामना करने में सफल होते हैं। जब युद्ध खत्म होता है तो वो सभी लोग बुरी तरह से घायल होते हैं और लौटकर अपने कैंप में वापस आ जाते हैं। वेइजी की बहादुरी और सूझबूझ देखकर अब सभी सैनिक लड़के होने के बावजूद उसे अपना कमांडर मान लेते हैं। चेनयान जब रात में सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है कि सभी को पता चल गया है कि वो एक गद्दार है और उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस सब में वेइजी की मौत हो जाती है और वो डर के एकदम उठकर बैठ जाता है।
अगले दिन जब वेइजी कैंप में सभी सैनिकों को खाना बांट रही होती है तो चेन्यान वहां जाकर बैठ जाता है और बहुत ही प्यार से उसे देखने लगता है। वेइजी चेन्यान के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि तुमने कई बार मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। चेन्यान उसे बहुत प्यार से देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ मेरा शुक्रिया अदा करने का, तुम मुझसे शादी कर लो। इसके बाद वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। इस पर वेइजी कहती है कि तुम मजाक कर रहे थे लेकिन मैंने इसे मजाक नहीं समझा, इस बारे में हम कुछ बात जरूर कर सकते हैं। और वो उसे हाथ पकड़ के वहां से ले जाती है। शायद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। चेन्यान जो कि इस बात को अब समझ चुका है कि वो वेइजी को पसंद करने लगा है, अब उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि वो एक गद्दार है और वो वेइजी के साथ गद्दारी कर रहा है। वो वेइजी के सामने बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हमें युद्ध लड़ना ही क्यों पड़ता है। उधर मार्शल के पास किंग का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वेइजी को लड़की की जगह लड़का बन के कमांडर बनने के लिए माफी दी जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है और सभी सैनिकों को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। लेकिन कैंप के अंदर एक और साजिश पैदा हो रही होती है क्योंकि जिंग सेना का कमांडर वेई सेना में एक सैनिक के रूप में घुस चुका है और ये उस शराब में जहर मिला देता है जो शराब मार्शल के लिए होती है। मार्शल के इशारे पर पूरी आर्मी जश्न के लिए इकट्ठी होती है, लेकिन सबसे पहले वो युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। मार्शल सबके सामने अपनी बेटी वेइजी की और उसकी ब्रेवरी की बहुत तारीफ करता है और उसमें प्राउड फील करता है। तभी जनरल काओ उठता है और वो सबसे माफी मांगता है क्योंकि वो अपनी एक भूल पर शर्मिंदा था। वो सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करता है कि पूरे कैंप के अंदर ये बात कि कमांडर एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है उसी ने फैलाई थी। ये सुन के म्यूनान को भी अफसोस होता है क्योंकि उसने इस बात का इल्जाम चेन्यान पर लगाया था। जनरल काओ माफी मांगने के बाद मार्शल को एक स्पेशल ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन मार्शल उस ड्रिंक वेइजी को ऑफर करने के लिए कहता है। लेकिन वेइजी उस ड्रिंक को पीती इससे पहले म्यूनान भाग कर आता है और उस ड्रिंक को पी लेता है। कुछ समय बाद म्यूनान को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। उसके मुंह से खून आने लगता है क्योंकि उस ड्रिंक में जहर मिला हुआ था। उसकी हालत खराब होने लगती है। सभी समझ जाते हैं कि इस ड्रिंक में जहर था और इसका इल्जाम जनरल काओ के ऊपर लगा दिया जाता है और जनरल काओ को सैनिक पकड़ के ले जाते हैं, उसे जेल में बंद कर देते हैं। म्यूनान अभी भी बेहोश होता है। उसका इलाज डॉक्टर करता है और बताता है कि ये बहुत ही रेयर जहर था, अगर इसका एंटीडोट नहीं मिला तो हम इसे नहीं बचा सकते। इसके बाद मार्शल जनरल काओ के पास जेल में पहुंचता है। जनरल काओ मार्शल से कहता है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जहर मैंने मिलाया है ड्रिंक में, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो मार्शल कहता है मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी नहीं किया है और वो जहर वैसे भी मेरे लिए था। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें जेल में इसलिए डाला गया है ताकि मैं असली हमलावर तक पहुंच सकूं। म्यूनान होश में आ जाता है। वेइजी उसके पास पहुंचती है तो म्यूनान उससे कहता है कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए था और तुम्हारे लिए अगर मैंने जहर भी पिया है तो वो मेरे लिए एक फ़ायदे का सौदा ही है। इसके बाद वेइजी जेल में जनरल काओ से मिलने पहुंचती है और उससे उस जहर का एंटीडोट मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि जहर जनरल काओ ने ही मिलाया है। जनरल काओ उससे मना करता है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन वेइजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और बुरी तरह से जनरल काओ को पीटने लगती है। और इसी के साथ पार्ट 10 खत्म होता है। ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कहानी को समझने के लिए इसकी पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।